Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the part 8 of the chapter equality. In the last class we were discussing basically ideologies. And in that phase we have discussed two ideologies. First that was feminism and second that was Marxism. And today we are going to discuss one more ideology, that is liberal ideology. I think you must have listened this word. आप लोग बोलते हो ना कई बार that my parents are not too liberal. मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लिबरल हैं. Why? Because they are ready to change they are ready to accept the changes. ऐसी mindset को आप क्या बोलते हो? You call that liberal. Right? So now what is that liberal ideology? क्योंकि आपने last part में क्या पढ़ा? You have studied about Marxist ideology. Basically which is completely against the private ownership especially. जो हमेशा मान के चलती है that all of the resources which are required for every person, they should be equally controlled by everyone. There should be no private ownership. Right? So today we are going to discuss new ideology, that is liberal. अब ये liberal कौन होते हैं? बेसिकली आइडियोलॉजी वो है जो डेवलपिंग कंट्री की बजाय डेवलप्ड कंट्री ज्यादा यूज करती हैं. अब देखो हमारे यहाँ आप लोग क्या देखते हो, वी आर हैविंग वेलफेयर स्टेट. क्यों? क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री में ना एजुकेशन भी, हेल्थ भी, सारी बेसिक फैसिलिटीज में गवर्नमेंट हमारा कंट्रीब्यूशन करती है. राइट? गवर्नमेंट इज हेल्पिंग अस बिकॉज वी आर वेलफेयर स्टेट. लेकिन लिबरल थियरीज बेसिकली कौन सी होंगी? लिबरल थियरीज वो होंगी जहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर बहुत कम करेगी. It means the state which rules the least, that is state best, that the state is best. ठीक है? जो स्टेट जो सबसे कम रूल करता है वही सबसे बेस्ट स्टेट होता है. So what is this liberal theory? Let us have a look. An opposing point of view can be found in liberal theories. अब पहला आप लोगों ने क्या पढ़ा? You have discussed कौन सी आइडियोलॉजी? आप लोगों ने क्या पढ़ा था? मार्क्सिस्ट. और अब उससे ऑपोजिट व्यू क्या है? दैट इज लिबरल आइडियोलॉजी. Liberals uphold the principle of competition as the most efficient and fair way of distributing resources and rewards in society. अब देखो वहां आप लोगों ने क्या पढ़ा? Private ownership should not be there. But I have told you that what can be the consequences of that. If you say no, that in our society there should be no private ownership, then the spirit of competition will not survive. And the people will not be able to produce something. That is something new and extraordinary. आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, अब सपोज यू आर रीडिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम योर फ्रेंड्स, आप लोग ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो. व्हाई? बिकॉज यू आर श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट समथिंग बेटर फ्रॉम योर फ्रेंड्स. बट आई हैव गिवन एग्जाम्पल इन द लास्ट क्लास ऑल्सो. अगर आपको पता चल रहा है सबको 80 मार्क्स मिलेंगे, देन यू विल से कि नो मेरे को नहीं पढ़ना, 80 तो नहीं है. राइट? सो अगर ऐसा हो जाए ना कि सारी चीजों की सारी ऑब्जेक्ट्स तक, सारे एसेंशियल कमोडिटीज तक सबकी इक्वल अप्रोच हो जाए, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. क्यों ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है? क्योंकि ये कंपटीशन की फीलिंग, कंपटीशन के स्पिरिट को खत्म कर देती है. अब उसकी ऑपोजिट आइडियोलॉजी कौन सी आइडियोलॉजी? लिबरल आइडियोलॉजी. ये आपको क्या बताती है? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन. और ये क्या बताती है कि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा ना उतना ही ज्यादा लोग क्या करेंगे? निखर के सामने आएंगे. बिकॉज इफ वी आर हैविंग गुड कंपटीशन ना, सो गुड कंपटीशन इज द बेटर वे, एफिशिएंट एंड बेटर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज. ये सबसे अच्छा मैनर है रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, अगर आप अच्छे कंपटीशन में हो तो. They believe that while state may have to intervene to try and ensure a minimum standard of living and equal opportunity for all, this cannot be itself bring equality and justice to society. अब देखो क्या है ये, इनका बिलीव क्या है? अगर स्टेट इंटरफेयर करे ना, इंटरवीन करे, ट्राई करे कि वो एटलीस्ट सबको मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग के प्रोवाइड करवाएगा. मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड जिसमें आप हेल्थ को, एजुकेशन को, न्यूट्रिशन को, क्लॉथ्स को, इनको काउंट करते हो. ठीक है? अगर आपके स्टेट ये इंश्योर करना शुरू कर दे कि सभी के पास ना एटलीस्ट मिनिमम स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होने चाहिए लाइफ के, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए. सो दिस कैन नॉट बाय इटसेल्फ ब्रिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस टू द सोसाइटी. ये भी सोसाइटी में इक्वालिटी और जस्टिस नहीं ला सकता है.
क्यों? क्योंकि अगर मान लिया, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि अगर सबको पता है बेसिक नीड्स ही पूरी होनी है तो कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाएगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट ही खत्म हो जाएगा, कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी की पूरी, राइट? एंड ऐसा एग्जाम्पल हो चुका है रशिया में। देखो रशिया में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, रशिया में सोशलिज्म आइडियोलॉजी है, राइट? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, राइट? तो वहां पे बेसिकली क्या किया था, स्टेट ने ना उसको एक्सेसिव कंट्रोल कर लिया था, सारे के सारे एस्पेक्ट्स को। और जब स्टेट ने एक्सेसिव कंट्रोल एस्टैब्लिश किया तो इट मींस स्टेट वाज डिसाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग, कि कौन सी क्रॉप ग्रो होगी, क्या वो लोग प्रोड्यूस करेंगे, इवन दैट थिंग वाज आल्सो डिसाइडेड बाय द स्टेट। जब ऐसा एक्सट्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश होता है ना तो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, कंपटीशन खत्म हो जाता है। अब लोगों को क्या बोला गया, दैट यू विल हैव टू डू दैट वर्क ओनली व्हिच इज गिवन बाय द स्टेट एंड योर बेसिक थिंग्स विल बी फुलफिल्ड बाय द स्टेट। ऐसे में स्टेट ने लोगों को क्या ऑर्डर दे दिए, दिस टाइम यू विल ग्रो टोमेटोज इन योर फील्ड्स, आप अपने खेतों में सिर्फ टोमेटो की एग्रीकल्चर करोगे। ठीक है, लोगों ने एग्रीकल्चर कर दी, दैट वाज गुड बिकॉज दैट वाज द ऑर्डर ऑफ द स्टेट। लेकिन क्या हुआ, जब उन टोमेटोज की पैकेजिंग होना शुरू हुई ना, तो अगर देखो सोचो, अगर आप इंडिविजुअली एग्रीकल्चर कर रहे थे टोमेटो की, तो आपने क्या किया होता, आपने बड़े अच्छे से स्क्रूटनी की होती, छटनी की होती कि कौन सा अच्छा है, कहीं अच्छों के साथ खराब तो मिक्स ना हो जाए और वो सारी की सारी क्रॉप आपकी डिस्ट्रॉय ना हो जाए। बट यहां सबको क्या पता था, यहां सबको पता था कि चाहे तुम कितना भी अच्छा वर्क कर लो, बट यू आर गोइंग टू गेट जस्ट फूड एंड हेल्थ, दैट थिंग ओनली, क्लॉथ्स ओनली, ठीक है, बेसिक एजुकेशन ओनली। तो लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये बॉदर ही नहीं किया कि कौन से टोमेटोज अच्छे और कौन से खराब है, सबको एक जगह पैक कर दिया। और जब पैक हुए तो ऑफ कोर्स वो तो डिस्ट्रक्शन हो गई होगा, राइट? डिस्ट्रॉय होगी पूरी की पूरी पैकेजिंग, क्योंकि कुछ टोमेटो अच्छे के साथ खराब भी पैक हो गए। और उसने क्या कर दिया, पूरी की पूरी एंटायर रशिया के टोमेटो की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये एग्जाम्पल आपको क्या बताता है, दिस एग्जाम्पल टेल्स यू कि अगर एक्सट्रीम कंट्रोल होता है ना तो वो सोसाइटी कभी डेवलप नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोगों के अंदर वो कंपटीशन वाली स्पिरिट जनरेट नहीं होगी, उन लोगों के माइंड में आएगा ही नहीं दैट दे विल हैव टू डू समथिंग, राइट? इसीलिए क्या है, दैट्स व्हाई लिबरल आइडियोलॉजी इज एग्जिस्टिंग which says if we are creating excessive control it will be creating hurdle in the development of the society, right? क्योंकि आप कंप्लीट इक्वालिटी तो कभी भी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, चाहे आप कोई भी आइडियोलॉजी आप फॉलो करो, बट यू विल नेवर बी एबल टू एस्टैब्लिश कंप्लीट इक्वालिटी एंड जस्टिस, क्योंकि तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही होगी। फाइन, दैट्स व्हाई व्हाट शुड वी ट्राई टू डू, स्टेट शुड ट्राई टू डू लेस इंटरवेंस। क्लियर आई थिंक। अब देखो, कंपटीशन बिटवीन पीपल इन फ्री एंड फेयर कंडीशन इज द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड्स इन अ सोसाइटी। और देखो, आपको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाने हैं, वो उसका सबसे बेटर वे क्या है कि आप लोगों के बीच में कंपटीशन करवाओ, और वो कंपटीशन कैसा होना चाहिए, एक फ्री और फेयर कंडीशन में, ठीक है? दैट इज मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे, वो सबसे अच्छा मैनर है। इट मीन्स आप कंपटीशन कराओ ना, कंपटीशन है तो जिसमें कैलिबर होगा वो पर्सन स्टे कर जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन का नेम आप लोगों ने सुना होगा, कि जो अब देखो जंगल में राजा क्यों कंट्रोल करता है, बिकॉज ही इज फिटेस्ट, राइट? क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग भी है, क्लेवर भी है, ब्रेव भी है, राइट? फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट लर्न इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। तो लिबरल आइडियोलॉजी भी क्या बात करती है कि ओपन कंपटीशन होने दो, और जब ओपन कंपटीशन होगा ना तो व्हाट विल हैपन, जो बेस्ट है ना वो बाहर निकल के सामने आएगा, एंड द पर्सन हु आर हैविंग कैलिबर पोटेंशियल दे विल बी एबल टू स्टे। समझ आया? इनइक्वालिटी आर अनलाइकली टू बिकम एंट्रेंच्ड एंड पीपल विल गेट ड्यू रिवॉर्ड फॉर देयर टैलेंट्स एंड एफर्ट्स। अब देखो, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी में जो लोगों में टैलेंट्स है ना, according to that they will be able to get right their share। समझ आया? इट मीन्स आप सोचो, अगर आपके अंदर पोटेंशियल कुछ हो रहा है बट आपको स्टॉप कर दे आपका स्टेट, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, राइट? अब देखो, अगर आप लोगों को ओपनली बोल दिया गया दैट यू कैन ऑप्ट एनी सब्जेक्ट वट एवर यू वांट, तो आप क्या करोगे, यू विल बी चूजिंग ना इन विच यू आर हैविंग इंटरेस्ट, और उसका क्या इंपैक्ट होगा, आप उसमें बड़े अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे,
राइट। बट अगर आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए कि आपको तो साइंस ही लेनी है, व्हाट विल हैपन, वो आपके डेवलपमेंट को हर्डल में डाल देगी कहीं ना कहीं। फाइन। For liberals, the principle of competition is the most just and efficient way of selecting candidates for jobs or admission or education institutions. Liberal क्या बोलते हैं कि सबसे अच्छा कंपटीशन का मैनर क्या है कि आप क्या करो, सबसे अच्छा वे प्रोवाइड कराओ। कंपटीशन एक सबसे अच्छा वे है अगर आप एक अच्छे मैनर में कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना चाह रहे हो। अगर आपको मान लिया जॉब के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, है ना, आप लोगों ने देखा होगा वेन एवर देयर आर रिक्रूटमेंट्स, तो एक एक जॉब के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स में से उनकी सारी क्वालिटीज चेक करके तब किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। व्हाई इज इट सो? क्योंकि वो कंपटीशन की फीलिंग अगर नहीं होगी ना तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट हु इज बेस्ट। समझ आया? For instance, in our country, many students hope for admission to professional courses and entry is highly competitive. और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि देखो हमारी कंट्री में अगर आप देखते हो, अगर अच्छी यूनिवर्सिटीज की आप बात करते हो तो स्टूडेंट्स आर फाइटिंग फॉर द एडमिशन, इवन ऑन द पॉइंट्स, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कई बार पॉइंट से बच्चों का एडमिशन छूट जाता है, राइट। सो दे आर फाइटिंग फॉर दैट। Okay, from time to time the government and the courts have stepped it to regulate education institutions and the entrance test to ensure that everybody gets a fair and equal chance to compete. अब देखो आप लोगों ने भी सुना होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट सेपरेटली होते हैं। अब देखो ऐसा होता क्यों है? इट इज बिकॉज वी वांट टू गेट समथिंग बेस्ट। हम वो चाहते हैं अपने लिए गेन करना जो सबसे अच्छा हो। अब अगर मान लो कोई रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, वो रेप्यूटेड क्यों बनी है? क्योंकि उसके पास स्टूडेंट्स वो अच्छे हैं। एंड व्हाई दे आर गुड? क्योंकि वो कंपटीशन की स्पिरिट को मेंटेन करके रखते हैं। वो ऐसे नहीं कि आपने पैसे ज्यादा दे दी तो आपका एडमिशन होगा। नो, दैट्स नॉट वर्किंग अपॉन दैट प्रिंसिपल। वो उस कंपटीशन पे वर्क कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा क्रीम है जो उनको रिजल्ट प्रोवाइड करवाएगा, और उस कंपटीशन के बाद अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। इट मीन्स अगर आप में कैलिबर है देन यू विल बी स्टैंड, इफ नॉट देन यू विल नॉट बी एबल टू स्टैंड। समझ आ? बट देयर इज चांस फॉर एवरीवन टू फाइट। एवरीवन इज हैविंग फ्रीडम टू गिव द एंट्रेंस टेस्ट, राइट। अब देखो कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि सेपरेट यूनिवर्सिटीज ना अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराती हैं। दे डू नॉट हैव एनीथिंग विद द 12th क्लास मार्क्स, बट वो क्या कराती है, दे आर हैविंग देयर सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट। क्यों? ताकि वो खुद चेक कर सके कि हमें कैसी क्वालिटी वाला बच्चा चाहिए। एंड द स्टूडेंट हु इज फुलफिलिंग देयर डिमांड्स, वो क्या करता है, दैट इज सेलेक्टेड। समझ आया? सो सम मे स्टिल नॉट गेट एडमिशन बट इट इज कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लिमिटेड सीट्स। अब देखो अब अगर कोई जॉब के लिए इंटरव्यू चल रहा है, जितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आते हैं सभी तो सेलेक्ट नहीं होते। इन द सिमिलर मैनर आप अगर एडमिशन के लिए टेस्ट देते हो, सारे बच्चे एडमिशन गेन नहीं कर पाते। बट इवन देन आप ये नहीं बोलोगे कि वहां पर इनइक्वालिटी थी। क्यों? क्योंकि आप सभी को इक्वल चांस मिला टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन द बेस्ट मैनर। और जो खुद को एक्सप्रेस कर पाए दे आर सेलेक्टेड एंड रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड, राइट। बट ये जो कंपटीशन है ना, ओपन कंपटीशन, दैट लीव एवरीवन ओपन so that he or she can develop himself or herself according to full potential, ये सबसे बेस्ट मैनर है। अगर हमारे पास सीट्स लिमिटेड हैं और हमें कैंडिडेट्स में उनको डिवाइड करना है ना, तो एक कंपटीशन वाला बेस्ट मेथड जो सबसे बेस्ट है। फाइन, क्लियर आई थिंक। तो मतलब क्या समझ आया आप लोगों को? जो लिबरल आइडियोलॉजी है स्पेशली वो किस चीज के ऊपर फोकस करती है कि स्टेट को ना ज्यादा तो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और स्टेट को क्या इंश्योर करना चाहिए, फ्री एंड ओपन कंपटीशन, ताकि हर कोई खुद को अपने फुल पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डेवलप कर सके और सभी फील कर सके कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं। सिलेक्शन और रिजेक्शन दैट इज द लेटर थिंग, बट एवरीवन शुड फील दैट वी गॉट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। अब देखो सोशलिज्म, अब ये एक और इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी। अब सोशलिज्म क्या है? अब देखो सोशलिज्म आपको कैपिटलिज्म से ना कहीं, और कैपिटलिस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कैपिटलिस्ट और लिबरल के कहीं ना कहीं ऑपोजिट आपको मिलेगी, जो क्या बात करेगी, सोसाइटी को माइंडसेट में रख के बात करेगी कि नहीं, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए कि स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होना चाहिए।
अब ये है क्या सोशलिज्म? लेट अस हैव अ लुक. Socialism refers to a set of political ideas that emerged as a response to the inequality present in and reproduced by the industrialist capitalist economy. अब देखो सोशलिस्ट ना, स्पेशली सोशलिस्ट एक ऐसी टर्म है और सोशलिज्म के बारे में यह बोला जाता है कि सोशलिज्म ना वो कैप है, वो हैट है जिसको हर कोई पहनना चाहता है अपने सर पे, क्योंकि ऐसी आइडियोलॉजी जो हर जगह सेट हो जाती है. अब बेसिकली आइडियोलॉजी कब अमर्ज हुई? जब कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी वर्किंग थी. अब कैपिटलिस्ट क्या होता है? स्टेट इंटरफेयर करे ही ना, स्टेट सिर्फ आपको सिक्योरिटी दे. अंदर क्या हो रहा है स्टेट के अंदर, दैट इज नॉट ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट, राइट? क्योंकि ओपन कंपटीशन है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है, तो स्टेट को इंटरफेयर करने की जरूरत है ही नहीं. लेकिन सोशलिज्म उस आइडियोलॉजी को अपोज करता है. ये क्या बात करता है कि नो इंटरफेयर शुड बी देयर. समझ आया? The main concern of socialism is how to minimize existing inequality and distribute resources justly. अब ये कंसर्न, इस सोशलिज्म का मेन कंसर्न क्या है कि आप इनइक्वालिटीज को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो. अब देखो, अगर सबको ओपन छोड़ दिया जाए तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है? माइट इज राइट का कंसेप्ट एस्टैब्लिश हो जाता है, राइट? वी आर डिस्कसिंग इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पीरियड ऑफ द क्लास, है ना? लेकिन फिर क्या है, अगर हमें ये इंश्योर करना है कि सभी को एटलीस्ट इक्वालिटी मिले अपॉर्चुनिटीज की, तो हमें क्या करना है? वी विल हैव टू चेक कि रिसोर्सेज एक प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, राइट? Although advocates of socialism are not entirely opposed to the market, they favor some kind of government regulation, planning and control over certain key areas such as education and healthcare. हालांकि कंप्लीटली स्टेट को ही नहीं बोलते कि स्टेट क्या करे, स्टेट कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली छोड़ दे स्टेट और मार्केट कंट्रोल कर ले, ठीक है? और या फिर ये कंप्लीटली मार्केट के अपोज में नहीं है. मतलब जैसे आपकी कैपिटलिज्म क्या बात करती है कि नहीं, मार्केट इकोनॉमी शुड बी देयर, बट जो सोशलिज्म वाले ना वो मार्केट इकोनॉमी को कंप्लीटली अपोज नहीं करते, बल्कि वो क्या बोलते हैं कि स्टेट शुड बी देयर. जो आपकी बेसिक फैसिलिटीज है ना, जैसे एजुकेशन होगी, हेल्थ केयर होगी, तो वहां स्टेट को भी वर्क करना चाहिए, राइट? मतलब स्टेट को ऐसा नहीं कि आपको ऐसे छोड़ दिया, ओपन छोड़ दिया. अब देखो, अगर ओपन छोड़ दिया तो व्हाट विल हैपन? जो लोग रिच हैं वो लोग ही हेल्थ गेन कर पाएंगे, वो लोग ही न्यूट्रिशियस फूड गेन कर पाएंगे, उन्हीं लोगों की एजुकेशन पर होल्ड होगी, कमांड होगा, राइट? सो इसके अकॉर्डिंग डिमांड क्या है सोशलिज्म के अकॉर्डिंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए. मार्केट पे आपको सारी चीजें नहीं छोड़नी है. स्टेट विल हैव टू डू इंटरफेयर इन द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एटलीस्ट. समझ आया? In India, the eminent socialist thinker Ram Manohar Lohia identified 5 kinds of inequality that need to be fought against simultaneously. अब देखो, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को याद रखना. हो सकता है आपसे 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाए. राइट डाउन द इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट थिंकर ऑफ इंडिया राम मनोहर लोहिया. ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला? इन्होंने 5 टाइप की इनइक्वालिटीज बताई जिनके अगेंस्ट में वे फाइट करनी है. अब देखो कौन कौन सी. फर्स्टली इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, राइट? जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना, फेमिनिज्म. मतलब हमें क्या करना चाहिए? इनइक्वालिटी जो है मैन और वुमेन के बीच में, उसको सबसे पहले दूर करना चाहिए. इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन स्किल कलर, इट मींस रेशियल, जो रेशियल बेस होता है ना, दैट शुड बी नॉट देयर. कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, दैट शुड नॉट एग्जिस्ट. कॉलोनियल रूल ऑफ सम कंट्रीज ओवर अदर्स, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई दूसरी कंट्री आकर हमें कंट्रोल कर ले. सो दैट शुड ऑल्सो बी अपोज्ड. एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. सबसे लास्ट में कौन सी? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. फाइन. मतलब सबसे पहले अगर आप देखो सोसाइटी में जेंडर को इक्वल कर दोगे, है ना, अगर स्किन कलर के बेसिस पे इक्वल कर दोगे, कास्ट बेस पर इक्वल कर दोगे, राइट? और अगर सोसाइटी कोई किसी को कंट्रोल नहीं करेगा, हर कोई कंट्री इंडिपेंडेंट होगी, तो ऑफ कोर्स लोग खुद को फुली डेवलप कर पाएंगे ना. अब देखो फीमेल्स क्यों डेवलप नहीं कर पा रही हैं खुद को? बिकॉज ऑफ पैट्रियार्कल माइंडसेट. लो कास्ट पीपल जो लो कास्ट पीपल खुद को फील करते हैं दैट वी आर लो कास्ट, वो खुद को डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि सोसाइटी ने माइंडसेट उनका ऐसा बना दिया दैट यू आर फ्रॉम लो कैटेगरी और आप लोग लोअर ही कैटेगरी रहोगे. दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू डेवलप देमसेल्फ, राइट? अगर पहले उन लोगों को आपने इक्वल कर दिया तो ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इक्वालिटी अपने आप उससे कनेक्टेड हो जाएगी. समझ आया? सो दीज टाइप ऑफ 5 इनइक्वालिटीज व्हिच वर गिवन बाय राम मनोहर लोहिया. फाइन.
दिस माइट अपीयर a self-evident idea today, ये आज भी important है, but during Lohiya's time it was common for the socialists to argue that class inequality was the only form of inequality worth struggling against. आज आप देख रहे हो तो आपको आइडियाज रेलिवेंट भी लगेंगे, मतलब कुछ सारे आइडियाज आज भी इंपॉर्टेंट है, बट जिस टाइम राम मनोहर लोहिया की बात हो रही है वहां पे क्या था कि क्लास इनइक्वालिटी ये इकलौती फॉर्म है, मतलब क्लास जो आपकी कास्ट के बेसिस पे होती है वो क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रगलिंग, मतलब उसका इंपॉर्टेंस है, अगर आप उसके अगेंस्ट में स्ट्रगल करते हो तो दैट इज इंपॉर्टेंट. अदर इनइक्वालिटीज डिड नॉट मैटर और वुड एंड ऑटोमेटिकली इफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कुड बी एंडेड. अब देखो, और ये क्या बोलते हैं कि अगर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आपने खत्म कर दी ना तो सारी की सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी. देखो, अगर जिसका इनकम पे कंट्रोल है तो वो पर्सन, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी ऑल्सो, वो पर्सन खुद के लिए हेल्थ केयर भी गेन कर लेगा, हेल्थ फैसिलिटी भी, एजुकेशन भी, न्यूट्रिशन भी, एवरीथिंग विल बी गेन बाय हिम. इसीलिए क्या है, इसीलिए हमारी सोसाइटी में अगर हम देखें कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगर हम दूर कर पाते हैं देन ऑल ऑफ द इनइक्वालिटीज विल बी एंडेड ऑटोमेटिकली, राइट. Lohia argued that each of these inequality had independent roots and had to be fought separately and simultaneously. लेकिन राम मनोहर लोहिया क्या बोलते हैं कि सारे के सारे ना अलग हैं और पहले आपको ना टाइम बाय टाइम, स्टेप बाय स्टेप आपको एक दूसरे के, मतलब एक एक को एंड करके चलना पड़ेगा. मेल फीमेल को इक्वल लेके आओ, रेशियल बेस पर इक्वालिटी लेके आओ, ठीक है, कास्ट बेस पर इक्वालिटी लेके आओ, कॉलोनियल जो कंट्रीज हैं, जो मतलब जो कॉलोनियलिज्म का शिकार हैं उनको फ्री कराओ, इकोनॉमिक इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी उसको खत्म कर दो, इक्वालिटी शुड बी एस्टैब्लिश्ड. तो मतलब साइमल्टेनियसली आपको सारी की सारी इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना है. ही डिड नॉट स्पीक ऑफ रेवोल्यूशन इन द सिंगुलर. उन्होंने एक के लिए रिवोल्यूशन की बात कभी नहीं की कि आप एक को खत्म करो, नो, right? For him, struggle against these five inequality constituted five revolution. ठीक है, मतलब एक के लिए रेवोल्यूशन नहीं बल्कि पांचों के लिए रेवोल्यूशन हो, और वो जिसको आप क्या बोलोगे, फाइव रेवोल्यूशन. ठीक है. He added two more revolution to this list: revolution for civil liberty against unjust encroachments on private life, और resolution for non-violence for renunciation of weapons in favor of सत्याग्रह. अब देखो, एक तो इन लोगों राम मनोहर लोहिया जी ने पहली बार जो 5 इनइक्वालिटीज थी ना उनको दूर करने के लिए बारे में बातें बताई, उसके अलावा उन्होंने 2 और बताई, 2 और रिवोल्यूशंस बताई. वो किस किस चीज के रिगार्डिंग, पहले तो सिविल लिबर्टी. सिविल मतलब क्या होती है, जो कंट्री के सिटीजन होने के नाते आपको कुछ लिबर्टीज मिली होती हैं. ठीक है, यानी कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपके अगेंस्ट में कुछ अननेसेसरी एक्शंस नहीं हो सकते, तो उसके अगेंस्ट की फ्रीडम आपके पास, उसके अगेंस्ट की इक्वालिटी आपके पास होनी चाहिए, राइट. उसके लिए आप रेवोल्यूशन कर सको, दैट राइट यू शुड हैव. और एक रेवोल्यूशन किसके लिए, नॉन वायलेंस के लिए. आज आप लोग देख रहे हो ना, वी आर हैविंग इन द रेस, वी आर गेटिंग इन द रेस ऑफ वेपन्स ओनली, जहां हर कोई अपने वेपन्स को जस्ट इंक्रीज करने पर तुला हुआ है. तो वो क्या बात करते हैं कि हमें नॉन वायलेंस हो, मतलब नॉन वायलेंस के लिए रेवोल्यूशन करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ वेपन्स, राइट. एंड इन द फेवर ऑफ सत्याग्रह. आपने महात्मा गांधी का आइडिया पढ़ा होगा ना, सत्याग्रह, कि आपको वेपन्स की तो जरूरत है ही नहीं अगर आपका गोल और ऑब्जेक्टिव अच्छा है, राइट. सो राम मनोहर लोहिया इज ऑल्सो सेइंग द सिमिलर थिंग कि एक तो सिविल लिबर्टी होनी चाहिए अनजस्ट लाइफ के रिगार्डिंग अगेंस्ट में, और एक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए नॉन वायलेंस. वो किसके अगेंस्ट में होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी वेपन्स के अगेंस्ट में और सत्याग्रह के फेवर में होनी चाहिए. समझ आया. These were the 7 revolution और सप्त क्रांति which for लोहिया was the ideal of socialism. और हमारी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है राम मनोहर लोहिया सोशलिज्म के. इनको क्या बोला जाता है, 7 revolution. समझ आ. सबसे पहले देखो, let us summarize it. सबसे पहले उन्होंने क्या बताया, सबसे पहले राम मनोहर लोहिया जी ने बताया कि हमारी कंट्री में 5 टाइप की इनइक्वालिटीज आपको देखने को मिलती है. ठीक है, वो 5 कौन कौन सी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, on the basis of skin color, on the basis of their caste, and on the basis of colonialism also, right? And last, economic inequality. अब वो क्या बोलते हैं, मतलब पहला माइंडसेट क्या हो सकता है कि इन सारी चीजों को ना आपको क्या करना है, दूर करना है. तो लोगों का माइंडसेट क्या है कि पहले इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को दूर कर दो, उसके बाद वो सारी स्लोली अपने आप खत्म हो जाएंगी.
But according to Ram Manohar Lohia, what should happen? All inequality should be tackled individually. आपको उनको इंडिविजुअल मैनर में टैकल करना है, राइट? एक सिंगुलर फॉर्म में किसी को नहीं लेना है, राइट? इसके लिए फिर उन्होंने क्या बोला, दो और को ऐड किया. एक सिविल लिबर्टी, जिसको आप किसके अगेंस्ट में करते हो, जो अनजस्ट रेजोल्यूशंस होते हैं, राइट? अनजस्ट चीजें होती है सोसाइटी में, प्राइवेट लाइफ होती है जो अनजस्ट होती है. और एक क्या है, एक है आपका नॉन वायलेंस, रेवोल्यूशन फॉर नॉन वायलेंस इन अगेंस्ट ऑफ वेपन्स, इन द फेवर ऑफ सत्याग्रह. तो इस तरीके से मिलाकर उन्होंने क्या बनाया, 7 टाइप की रेवोल्यूशन बनाई, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, सप्त क्रांति. एंड फॉर दैट ही इज नोन एज द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, राइट? तो सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या, जो रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है इन अ फेयर मैनर, ताकि कोई कुछ एक इंडिविजुअल ग्रुप या कुछ एक पीपल उसको कंट्रोल ना कर ले. कीप इन माइंड, इट इज द आइडियोलॉजी विच इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, right? Capitalism basically that focuses on the, you can say, less interference of the state, where the state works as a security state only, right? So this ideology completely works against the ideology of capitalism. Fine. I hope आप लोगों को आज liberal समझ आया और एक socialism समझ आया. Along with that you are able to get the crux of capitalism also. I hope these things are clear to all of you. If you are having doubts, you can ask your doubts in comment section. If you are able to understand the chapter, please press the like button and subscribe the channel. We will meet in next video with some more ideologies. Till then, keep learning and stay connected and try to revise it. If you will listen it again and again, you will be able to understand the things, right? Try to read and try to understand it, because it is the understanding based complete book. Okay, the complete book is based upon understanding. So try to understand it. We will meet in next video with the next ideology. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.